अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान किरार रियाज़ और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। तो नाज़रीन, ब्लॉग का आगाज़ करेंगे। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां सबके सामने आया हैं। पंजाब में जो सूरत हाल है वो सभी देख रहे हैं। फिर अब ये भी खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि 2 दिन के अंदर सिंध में भी सैलाब आ सकता है जो कि तबाहकारियां मचा सकता है। फिर हमने उसके बाद देखा है कि आवाम जो है वो बेबसी की तस्वीर बनी नजर आ रही है। ये जो सोसाइटीज हैं जो दरिया के किनारे बनाई जाती हैं, अब वो पानी में डूब चुकी हैं। तो मुज़व्विल साहब, सबसे पहले यही सवाल करूँगी आपसे कि ये जो दरिया किनारे, स्पेशली लाहौर में दरियाए रावी के किनारे जो मुतअद्दिद हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वो डूब चुकी हैं। सोशल मीडिया पर जैसा कि आप देख रहे होंगे कि रात भर से वीडियोज़ जो है ट्रेंड कर रही हैं, पूरी-पूरी सोसाइटीज़ पानी में डूबी हुई हैं। अवाम जो है वो शिकवा कर रही है। पीटीआई की दौरे हुकूमत में जब वो कंप्लीट हुई थी, स्टार्ट हुई थी, तो अब जो नून लीग आई तो उन्होंने भी सर वो रवा-दवा रखी उन प्रोजेक्ट्स को, उन सोसाइटीज़ को बनने दिया गया, रोका नहीं गया। आप क्या कहेंगे इस पर? अवाम तो शिकवा कुना नज़र आती है। देखें इकरा, आपने काफ़ी लंबा सवाल कर दिया और उसमें इतनी लंबी तमहीद बांध दी। ये हाउसिंग सोसाइटियों वाला इशू एक अहम इशू है। हुँ, कौन सी कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है, ये कौन सी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है। इस वक्त जिस हाउसिंग सोसाइटी में पानी घुस गया है उसके कानूनी या गैर कानूनी होने का कोई सवाल नहीं है। लोगों का ये मौकफ दुरुस्त है कि दरिया के बेड में जहाँ पानी की गुजरगाह है, आप वहाँ हाउसिंग सोसाइटी कैसे बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा तनकीद रूडा पे हो रही है। इस वक्त लोग रूडा को समझो दुश्मन नंबर वन समझ रहे हैं कि उसने रावी की गुजरगाह के ऊपर हाउसिंग सोसाइटियों की अप्रूवल दी। मैंने रूडा की वेबसाइट देखी और मैंने रूडा के ऑफिशियल से भी बात की। अब रूडा की वेबसाइट पे 3 किस्म की हाउसिंग सोसाइटियाँ मौजूद हैं जो वो रावी के किनारे बना रही हैं। एक तो एक नहीं दर्जनों हैं। कुछ हैं जिनको उन्होंने फाइनल अप्रूवल दे दिया और कहा है कि ये तो हमारी तरफ से फाइनली अप्रूव्ड हैं। हुँ, अब लोग समझें, फाइनली अप्रूव्ड रूडा की हाउसिंग सोसाइटियां हैं अल करम गार्डन, इकबाल गार्डन, न्यू मेट्रो सिटी रावी, अल रहमान गार्डन फेज 5 एक्सटेंशन, अल रहमान गार्डन फेज 2 रिवीजन, ग्रीनलैंड रेजिडेंशिया और उसके बाद न्यू सिटी पैराडाइज और किंगडम वैली। अब देखें, लोग पार्क व्यू पे सवाल कर रहे हैं, लोग इस वक्त और पे कर रहे हैं, लेकिन ये सब सोसाइटियां डूबी हैं। एक पार्क व्यू नहीं डूबा, सब डूबे हैं। हुँ। पार्क व्यू की अप्रूवल रूडा की वेबसाइट पे मौजूद नहीं है। मैं नहीं समझता पार्क व्यू को गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी होगी या अलीम खान साहब ने को गैर कानूनी काम किया होगा, लेकिन रूडा की वेबसाइट पे पार्क व्यू मौजूद नहीं है। और अब अगर पार्क व्यू ने को उन रूडा ने कोई उनको खुफिया अप्रूवल्स दी हैं जिनको वो अपनी वेबसाइट पे शो करने के लिए तैयार नहीं, तो हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप रूडा की वेबसाइट पे जाएं और वहां पे फाइनली अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटियों की लिस्ट देखें तो आपको उसमें टेक्निकली 8 हाउसिंग सोसाइटियां अप्रूव्ड नजर आती हैं। जी। मुझे उन 8 पर भी इतराज है। मैं कोई उनको बरीउज़्ज़मा नहीं करार देता। मेरे ख्याल में अगर दरिया के रास्ते में बेड पे कोई फाइनली अप्रूवल भी हो गई हुई है तो वो गलत है। अच्छा, फिर उन्होंने कुछ हाउसिंग सोसाइटियां हैं जिनकी उन्होंने टेक्निकल अप्रूवल दी हुई है। अब ये देखें ना, मुख्तलिफ, कोई फाइनल अप्रूवल है, कोई टेक्निकल अप्रूवल है, कोई प्रोविजनल अप्रूवल है। हुँ, रूडा ने भी एक गोरख धंधा 3 4 अप्रूवल्स का बनाया हुआ है और लोग एक आधी अप्रूवल लेके भी चलते हैं। मसलन अब टेक्निकल अप्रूवल की जो सोसाइटियां हैं उनमें अल राजिक गार्डन है। अच्छा, रिवर एज हाउसिंग स्कीम है। अब रिवर एज जो है ना, वो कहते हैं पार्क व्यू का पहला नाम। टू बी वेरी फ्रैंक, लोग कहते हैं रिवर एज जो है वो पार्क व्यू का पहला नाम है, तो हुँ, इसकी टेक्निकल अप्रूवल मौजूद थी। किंगडम वैली फेज 1, तौहीद सिटी लैंड, अल जन्नत रेजिडेंशिया, न्यू मेट्रो सिटी रिवाइज्ड हाउसिंग स्कीम, ग्रैंड सिटी इंटरनेशनल, पैरामाइड हाउसिंग स्कीम, इन सब की उन्होंने टेक्निकल अप्रूवल दी। अब कुछ उन्होंने फिर प्रोविजनल अप्रूवल दी हुई है, प्रोविजनल प्लानिंग परमिशन ग्रांटेड। हुँ, एक है मुकम्मल अप्रूवल, एक है टेक्निकल अप्रूवल, एक है प्रोविजनल अप्रूवल। प्रोविजनल अप्रूवल में क्या है? किंगडम वैली फेज 1, ग्रैंड रेजिडेंशिया हाउसिंग स्कीम, न्यू मेट्रो सिटी रावी बीएसएम, एमरल्ड बे फेज 1, एमरल्ड बे एक्सटेंशन, न्यू सिटी पैराडाइज फेज 1, ग्रैंड सिटी इंटरनेशनल, एमरल्ड बे फेज 2, एमरल्ड बे फेज 3 और लाहौर मेडोज सोसाइटी। हुँ, उसके साथ उन्होंने कहा है कि जी गौसिया कॉलोनी, एमरल्ड बे फेज 1 एक्सटेंशन, एमरल्ड बे फेज 4 और एमरल्ड बे फेज 3,
ये सब हैं जिनकी सिर्फ प्रोविजनल प्लानिंग परमिशन है। मैंने जो ज्यादा बात की वो कहते हैं प्रोविजनल प्लानिंग है कि आप जाके कहते हैं मैं एक हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहता हूँ इस इलाके में, तो आपको प्रोविजनल प्लानिंग की इजाजत दे इजाजत दे देते देते हैं कि हैं। आप इब्तदाई तौर पे इसकी प्लानिंग श्लानिंग कर लें, जमीन शमीन देख खरीद लें। फिर आप उसकी टेक्निकल अप्रूवल, आप नक्शे शक्शे आप बताते हैं मेरे पास इतनी जमीन आ गई है ये, तो उसकी टेक्निकल अप्रूवल दे देते हैं कि अच्छा अब आपके नक्शे नुक्शे। और फिर टेक्निकली फुल अप्रूवल वो तब देते हैं जब वो हाउसिंग सोसाइटी मुकम्मल की सारा कुछ वो अपने कागजात मुकम्मल कर लेता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हाउसिंग सोसाइटियों वालों ने इसको भी एक खेल बनाया है, प्रोविजनल के ऊपर भी बेच रहे हैं, टेक्निकल के ऊपर भी बेच रहे हैं, फुल अप्रूवल के ऊपर भी बेच रहे हैं। और जिनकी प्रोविजनल अप्रूवल है वहां भी घर बने हुए नजर आते हैं, जिनकी टेक्निकल अप्रूवल है वहां भी घर बने हुए नजर आते हैं। तो ज्यादा बड़ा मुल्जिम ये हाउसिंग सोसाइटियों वाले तो मुल्जिम हैं ही। जिम्मेदार कौन है? ज्यादा बड़ा मुल्जिम रूडा है। देखिए सरकार मुल्जिम है। हम सरकार जिसने इजाजत दी, सरकार जो रेगुलेटर है जिसके पास अख्तियार है, अगर सरकार मुझे एक एनओसी देती है तो मैं वो काम करता हूं। तो मैंने अगर गलत काम किया भी है सरकार के एनओसी के साथ तो मेरा जुर्म कम है, सरकार का जुर्म ज्यादा है जिसने गलत काम का एनओसी जारी किया। अब सवाल यह है कि रूडा ने दरिया के अंदर बेड में हाउसिंग सोसाइटियों के एनओसी क्यों जारी किए? सवाल सब पूछने के मिजाज हैं। तो हम बेशक, मुझे सोशल मीडिया पे इस वक्त हाउसिंग सोसाइटियों के मालकान के खिलाफ बड़ा एक प्रोपेगेंडा नजर आ रहा है। मेरे लिए भी बहुत आसान है, मैं हाउसिंग सोसाइटियों के मैंने नाम लिए हैं, मैं इनके मालकान के नाम भी स्क्रीनों पे चला सकता हूँ, हर हाउसिंग सोसाइटी के आगे उसके मालकान का नाम। लेकिन कसूर तो मेरे नजदीक रूडा का है। मैं हम्म। तो समझ रहा हूँ जिसने इनको ये अप्रूवल्स दे के अपनी वेबसाइट पे लगाया है। जब एक आदमी घर खरीदने जाता है वो देखता है ये रूडा की अप्रूव्ड है, वो खरीद लेता है। आज उसका घर डूब गया है तो हाउसिंग सोसाइटी वाला जिम्मेदार है या रूडा जिम्मेदार है? मेरे नजदीक रूडा जिम्मेदार है। मेरे नजदीक हथकड़ियां लगनी चाहिए तो रूडा के अफसरान को लगनी चाहिए। सवाल तो ये है कि रूडा वाले कैसे बच जाएंगे? तो इकरा मेरे नजदीक बड़ा मुल्जम रूडा है और हमें अपना फोकस रूडा पे रखना चाहिए। रूडा इमरान खान के दौर में बना, रूडा नवाज शरीफ के दौर में बना, रूडा की अप्रूवल्स मरियम नवाज के दौर में हुई, हवाम में सब नंगे हैं। सब रियल स्टेट के हाथों ब्लैकमेल होते हैं। क्या इमरान खान ने रूडा में हाउसिंग सोसाइटियों की इजाजत नहीं दी? अगर अलीम खान की नहीं दी तो सफायर वगैरह की दे दी और चीजों की दे दी। इन्होंने आया, इन्होंने भी दे दी, पहले दौर में भी दे दी। हर दौर में रियल स्टेट वाले मौज मस्ती करते रहे हैं। मलक रियाज साहब भी रूडा के बड़े बड़े बेनिफिशियरी हैं, सुना है उन्होंने भी रूडा की मंजूरी में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। और जब एक और बिड में कोई और जीता सफायर तो सुना है उन्होंने तब इमरान खान तक शिकायत भी लगाई थी। तो मेरे नजदीक रूडा बना तो शायद रावी को बचाने के लिए था, और रूडा बना तो शायद इसलिए था कि रावी किनारे झील बनाई जाएगी। रूडा बना तो इसलिए था कि रावी के पानी को प्रिजर्व किया जाए। पर रूडा तो बन गया हाउसिंग सोसाइटियां बनाने का, लाइसेंस देने का। इसने को रावी के किनारे झील बनाई, नहीं, इसने को रावी के पानी को प्रिजर्व बारादरी करने के डूब बाद गया। बारादरी डूब गया। ये तो बन गया एक लाइसेंस टू किल एंड हाउसिंग सोसाइटियां बनाने का लाइसेंस बन गया रूडा। तो हम अब किसको जिम्मेदार ठहराएं? वो कहते हैं ना, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? सारे शहर ने दस्ताने पहने हुए हैं, ये रूडा है। लिहाजा मैं कहूंगा कि छोड़ें। ये हाउसिंग सोसाइटी के मालकान की जरूरत ही नहीं थी अगर रूडा में ये टेक्निकल प्रोविजनल फाइनल छह छह किस्म की अप्रूवल्स के तरीकेकार ना निकालता और वेबसाइटों पे इनके नाम लगाता है, ताकि लोग अगर जाएंगे तो रूडा की वेबसाइट से देखते हैं ओह इसकी तो अप्रूवल मौजूद है, लेकिन फौरन प्लॉट बेचारी लेके। आवाम को ये बारीक टर्म्स का क्या पता। क्या पता। मुजम्मिल साहब, तजावुजात से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आप पंजाब और लाहौर में ही सिर्फ तजावुजात हैं? क्योंकि जब से पंजाब में सैलाब आया है तो हर जगह सिर्फ तजावुजात का ही शोर पूरे पाकिस्तान में दरियाओं के बेड में तजावजात है। हैं। आप ऊपर से शुरू हो जाएं, नीचे सिंध तक चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा दरियाए सवात के किनारे तजावजात नहीं है। है। गैर कानूनी होटल, रिजॉर्ट्स और दरिया के किनारे कानकनी, क्या है दरिया स्टे ले सवात। लिए जाते हैं। चार चार दफा दरियाए सवात में सैलाब आ गया, लोग मर गए हैं, वो तजावजात खत्म हो चुकी हैं। नहीं। तो इसका मतलब है केपी में बुनीर, अभी हमने देखा बुनीर में सैकड़ों लोग मर गए। अब बुनेर में ये है कि आप देखें ना, लैंड स्लाइडिंग हुई है, देहात बह गए हैं, वहां भी तजावजात हैं। हम्म। और तजावजात की वजह से है, तजावजात की जगहों की सही तदा बयान। शांगला और कोहिस्तान
वहां भी तजावजात हैं। 4 सदा दरियाए सवात और काबुल अक्सर यहाँ सैलाब बनता है, वहां भी तजावजात हैं। हम आप समझे ना। तो केपी में जहां जहां दरियाए सवात है आपको वहां वहां तजावजात नजर आती हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि हम केपी में कहें कि दरियाए सवात पर बिल्कुल तजावजात खत्म हो गई हैं। 17 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। मतलब आज तहरीक इंसाफ पूरी अलीम खान के ऊपर तो मेरा मतलब है चढ़ दौड़ी है, लेकिन दरियाए सवात के तजावजात का जवाब तो तहरीक इंसाफ ने देना है ना। 17 साल से आपकी हुकूमत है, केपी पूरे में दरिया के किनारे तजावजात हैं, वो तो पीटीआई ने कराई है ना, वो अलीम खान ने कराई है। अब पंजाब में तजावजात आ जाते हैं। हम इस वक्त लाहौर के किनारे हाउसिंग सोसाइटियों में चूंकि करोड़ों रुपए के घर हैं, बड़ा नुकसान हुआ है, लिहाजा हम सबको वो नजर आ रहा है। लोगों के करोड़ों रुपए के घर थे, उनमें करोड़ों रुपए के लोगों की चीजें थी। एक घर में जो 2 करोड़ का घर होता है उसमें फर्नीचर भी 1 करोड़ का होता है। जाहिर बात उसमें है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 एसी लगे होती हैं, फ्रिज होती है, 4 एलईडीज होती हैं, वो भी 20-25-50 लाख का होता है। तो खाली खाली क्या क्या नुकसान हुआ होगा लोगों का, हमें इसका अंदाजा नहीं। लेकिन लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, ये जितना हमारे दरिया बह रहे दरियाई हैं ना, बेल्ट्स हैं। 5 दरिया, इनके किनारों पर, इनके बेड्स पर तजावजात हुई हैं। हमें लाहौर जरूर नजर आ रहा है, मैं कह रहा हूँ जेलम में भी हुई हैं, मैं कह रहा हूँ कसूर में भी हुई हैं, मैं कह रहा हूँ बहावलपुर में भी हुई हैं, मैं कह रहा हूँ हर जगह हुई हैं। और ये जो दरियाओं के किनारे तजावजात हैं, लोग घर बनाते हैं, छोटी सोसाइटी बनाते हैं, हर किस्म का कब्जा करते हैं, इसके ऊपर तो हर सूबे को अपनी जगह एक्शन लेना पड़ेगा ना। हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? इसी तरह सैलाबी मैदानों में, जो सैलाबी मैदानी इलाके हैं, कई हाउसिंग सोसाइटियां बनी हैं। हम तो सिर्फ रूडा को रो रहे हैं। हर शहर में हाउसिंग सोसाइटी, जहां दरिया गुजरता है वहां हाउसिंग सोसाइटियां बनी है। हमारा ख्याल था दरियाओं में पानी आना बंद हो गया, क्लाइमेट चेंज के बाद पानी शुरू हो गया है, तो अब वहां आ गया ये कसूर और बहावल नगर। दरियाए सतलज के किनारे इतनी तजावजात हैं। हम रावी के किनारे रो रहे हैं, सतलज के किनारे भी मौजूद हैं, और सतलज भी इसका जिम्मेदार है। तो सतलज के किनारे के ऊपर क्या एक्शन होगा? मुल्तान और बहावलपुर है, इसके अलावा सिंध में, कराची में नाला, कराची में नालों पर तजावजात हैं। कराची क्यों डूबता है? अर्बन फ्लडिंग का शिकार है, नालों पर तजावजात मौजूद है ना। तो इसलिए टेक्निकल बात यह है कि हर जगह तजावजात मौजूद है। दरियाए सिंध पे भी ना बहुत पीपल्स पार्टी का, और हम सिंध वालों का देखते हैं कि उनका दरियाए सिंध के हवाले से बहुत एक है कि वो दरियाए सिंध ना देसूं, दरियाए सिंध का पानी, दरियाए सिंध। लेकिन दरियाए सिंध पर तजावजात तो है ना। जी। पीपल्स पार्टी की तो पीटीआई से भी पुरानी हुकूमत है, 2008 से उनकी दरियाए सिंध पर हुकूमत है। तो ये जो रहीम यार खान के आगे समुंदर तक दरियाए सिंध पर तजावजात हैं, और जो उसकी वजह से दरियाए सिंध में तबाही होती है, वो कहते हैं हम 21 लाख घर बना रहे हैं, लेकिन दरिया के किनारे जो आबादकारी हुई है, जो दरिया के किनारे तजावजात हैं, क्या पीपल्स पार्टी ने कभी दरियाए सिंध को क्लियर करने की कोशिश की है? लोगों को दरिया किनारे से उठाने की कोशिश की है? तजावजात हो रही हैं, लोकल सिंध है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक हुकूमत जिम्मेदार नहीं है। जहां जहां आजाद कश्मीर में दरियाओं पे तजावजात है, गिलगित में ग्लेशियर जब पिघल के नीचे आते हैं, होटल बन गए हैं पानी के रास्ते में, पानी को रुकावट है होटलों की वजह से, फिर होटल डूबते हैं। मेरा ये मौकफ है कि पांचों जो हमारे जहां हुकूमतों में से गिलगित, आजाद कश्मीर, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, दरियाओं पर नाजायज तजावजात हैं। लाहौर में रूडा जिम्मेदार क्या है। इकदाम करने चाहिए? सर एक ग्रैंड ऑपरेशन करना पड़ेगा दरियाओं के रास्ते को क्लियर करने के लिए। आपको क्या लगता है इजी होगा? ना भी हो, हुकूमत कोई हुकूमत है दरियाओं का। अब आप ये समझें, 22 में सैलाब आया, 23 में सैलाब आया, 25 में सैलाब आया, सैलाब आ रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, अर्बन फ्लडिंग है, भारत को पानी छोड़ता है। हमें अपना बंदोबस्त करना पड़ेगा। पहला बंदोबस्त तो ये है कि जो पानी के गुजरने का रास्ता है वो साफ करना पड़ेगा। डैम बनाने भी पड़ेंगे, लेकिन सबसे पहला काम है कि हमने सोचा कि दरियाए रावी में पानी नहीं आता, नाला हो गया, हमने तजावजात बना ली, वो ख़त्म करनी पड़ेंगी। क्योंकि अब पानी आ रहा है और पानी को रास्ता देना पड़ेगा। अगर आप पानी को रास्ता नहीं देंगे तो पानी आपका नुकसान करेगा। दुनिया में सबसे लीथल पावर पानी है। और कहते वो हैं अपना पानी रास्ता खुद पहाड़ बनाता है। ज़ेर कर देता है। पानी जो है वो पहाड़ों को शिकस्त दे देता है, तो पानी का रास्ता नहीं रोक सकते आप। और ये भी कहा जाता है कि पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, कि अगर आप उसको ये रास्ता आपको मिले। बनाता हुआ नजर नहीं आ रहा पानी अपना रास्ता? ये को बड़े बड़े कंक्रीट के घर पानी का रास्ता रोक सके हैं?
इसलिए नहीं, पानी ने तो रास्ता बनाया है। अफ़सोस की एक सूरत हाल है, हम हाँ। यही कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए आपसे सवाल करना चाहूँगी कि हबीब अकरम जो है वो फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहते हैं कि अब पाकिस्तान में सैलाब के लिए जो भी इमदाद आएगी, उसका ऑडिट मुमकिन नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये जो एनडीएमए है, ये कहने को एक सिविल इदारा है, ये फ़ौज का आर्म बना हुआ है। अच्छा, मैं मतलब फ़ौज से नफ़रत अपनी जगह है। ये जो सिंध में लाखों घर बन रहे हैं, जो सैलाब की मदद आई थी, हुँ, वो इमदाद फ़ौज खा गई है? मतलब जो आप कह रहे हैं कि जी 5 हुँ, लाख घर सिंध में बन गए हैं, उन लोगों के जो 2022 में जिनके घर तबाह हुए थे, हुँ, वो इमदाद खाई गई है? ऐसा नहीं हो सकता। सूबाई खुद मुख्तारी है, लोग प्रोजेक्ट्स के लिए जो इमदाद देता है वो नीचे तक देखता है कि उसकी इमदाद पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि आप सिर्फ फ़ौज की मुखालफत में ये बयान लगा दें कि एनडीएमए जो है वो सारा खा गया है, और चूंकि फ़ौज, उनका ये कहना है कि फ़ौज एक करप्ट इदारा है हुँ, और फ़ौज जो है वो सैलाब की इमदाद भी खा जाती है। अब अगर वो ये समझते हैं तो आज सैलाब में सबसे ज़्यादा मदद केपी में तो फ़ौज ने की है। जी, बिल्कुल। और आज भी हर जगह सैलाब में फ़ौज जो है वो उससे लोगों को बाहर निकालती नज़र आ रही है। मेरे ख़्याल में ये आपकी फ़ौज से नफ़रत, आपकी फ़ौज से मुखालफत अपनी जगह है, लेकिन टेक्निकली ये बात दुरुस्त नहीं है। मुज़म्मिल साहब, ये क्या मामला है? नजम सेठी का कहना है कि खान किसी भी वक्त असेंबलियां छोड़ने का फैसला कर सकते हैं। अगर तहरीक इंसाफ असेंबलियों से इस्तीफा देती है तो इसका असर पिछले इस्तीफों की निस्बत ज्यादा होगा। हुकूमत की आईनी और कानूनी हैसियत पर सवालात उठने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और क्या आप नजम सेठी की इस बात से इत्तेफाक करते हैं? इस्तीफ़ों की सियासत 2014 में भी हुई है, इस्तीफ़ों की सियासत 2022 में भी हुई है। हम्म, अब भी कर लें इस्तीफ़ों की सियासत। इस्तीफ़ों की सियासत से अगर निज़ाम गिरता होता तो 14 में गिर जाता, जब कहते थे अगले जुम्मे तक अंपायर उंगली उठा देगा। हम्म, इस्तीफ़ों की सियासत से अगर निज़ाम गिरता होता तो शहबाज शरीफ मुद्दत ना पूरी करता, और इस्तीफ़ों से ये ना नवाज शरीफ को गिरा सके, इस्तीफ़ों से ना ये शहबाज शरीफ को गिरा सके। मुझे नहीं लगता कि अगर ये इस्तीफ़े दे भी देंगे तो ये निज़ाम गिरेगा, ये निज़ाम नहीं गिर सकता। हम्म, इनके इस्तीफ़ों के नतीजे में ज़िमनी इंतखाबात हो जाएंगे, वो पीटीआई बाइकआउट करेगी, और लोग जीत जाएंगे, और सीटें जीत जाएंगे। मैं सेठी साहब की इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी हैज़ मिस्ड द ट्रेन। अगर वो 8 फरवरी के बाद हलफ ना लेते और कहते कि ये इलेक्शन मुतनाज़ा है, हम हलफ नहीं ले रहे, वो और बात थी। वो 8 फरवरी के इंतखाबात में हिस्सा ना लेते, जैसे कि बांग्लादेश की अपोज़िशन ने किया था। फिर इंतखाबात की साख पर सवाल था। जब हसीना वाजिद की अपोज़िशन ने इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का फैसला किया तो इंतखाबात की साख पर सवाल उठा। जब आपने हलफ भी ले लिए, जब आपने इंतखाब में हिस्सा भी ले लिया, जब आप कमेटियों के मेंबर भी बन गए, आपने केपी की हुकूमत भी बना ली, फिर निज़ाम पे क्या सवाल है? निज़ाम को तमाम वैलिडिटी पीटीआई दे चुकी है, हम्म। मजीद किसी वैलिडिटी की जरूरत नहीं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।